मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और अब हम उसी नेशनलिज्म इन इंडिया में आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में दे दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट होता है और 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में किसी भी वर्ल्ड वार में, किसी भी वार में कहीं एक छोटी सी अगर लड़ाई होती है उसमें भी दो सेक्शंस या दो ग्रुप्स रहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ठीक उसी तरीके से दो ग्रुप्स थे। जो फर्स्ट ग्रुप था उसे हम कहते हैं एक्सिस पावर, और एक्सिस पावर के मेंबर्स थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। ये तीन मेन पावर्स थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के एक्सिस पावर के रूप में अपने आप को यूनाइट किया। और अगर मैं बात करूं तो तीनों जो थे एक तरीके से डिक्टेटर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन तीनों जगह किंगडम था, यानी बड़े बड़े अंपायर्स थे। टर्की एक ऐसा टर्कियन अंपायर जिसे कहा जाता है तुर्क साम्राज्य। इस टर्कियन अंपायर का एक्सपेंशन इतना विशाल था कि आप देख के दंग रह जाएंगे। टर्की का एक्सपेंशन एशिया में था, टर्की का एक्सपेंशन अफ्रीका में था और इसी टर्की का एक्सपेंशन यूरोप में था। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या पूरे एशिया, पूरे अफ्रीका और पूरे यूरोप में टर्कियन अंपायर का एक्सपेंशन था? नहीं। टर्की का अगर मैं जियोग्राफिकली कंडीशन देखूं, भौगोलिक रूप से टर्की वेस्ट एशिया में स्टेब्लिश है। तो वेस्ट एशिया में टर्की पर्टिकुलर अभी भी एज अ कंट्री स्टेब्लिश है। और जो नॉर्थ अफ्रीका है, उस पूरे नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर, नॉर्थ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज है मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अगर मैं वेस्ट से स्टार्ट करता हुआ ईस्ट तक चलूं तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये 5 कंट्रीज जो है अफ्रीकन कंटिनेंट के नॉर्थ में है और ये वेस्ट से ईस्ट तक है। और फिर मैं यूरोप में बात करूं तो जो हमारा ईस्टर्न यूरोप था, जो प्रेजेंट टाइम में है, इसे कहा जाता था बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन एक माउंटेन है और इस माउंटेन के आसपास का जो बाल्कन माउंटेन्स यूरोप को बाल्कन स्टेट्स से अलग करता है। तो बाल्कन माउंटेन के जो ईस्ट का पार्ट है उसे कहा जाता है बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स में आपका आ जाएगा रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया। तो ये सारे जो कंट्रीज थे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, ये किसके अंडर में थे? टर्कियन अंपायर के अंडर में थे। यानी टर्की एक किंगडम था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम वर्ल्ड का सबसे एक तरीके से बिगेस्ट किंगडम कह सकते हैं। जर्मनी ऑस्ट्रियन अंपायर था, ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन अंपायर। इवन जो प्रेजेंट टाइम में 2 कंट्रीज है, एक ऑस्ट्रिया और दूसरा हंगरी, इन दोनों का एक मिला जुला अंपायर था और जर्मन अंपायर था। और जर्मन का ही कैसर विलियम सेकंड, ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर जर्मनी को एक नेशनल लीडर बनाने की जो उसकी आकांक्षा थी, उसकी इच्छा थी, डिजायर थी, वो कैसर विलियम सेकंड की। उसी ने एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार को इमरजेंस दिया। और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध दोनों तरफ से होता है, किसी एक व्यक्ति के चाहने से युद्ध नहीं होता। तो एक एक्सेस पावर था और दूसरा जो था इसे कहा जाता है
एलाइड अलायंस इसको कह सकते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है फ्रेंड अलायंस, यानी मित्र राष्ट्र। अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है धुरी राष्ट्र, क्योंकि एक्सिस में होता है धुरी सेंटर, और फ्रेंड अलायंस यानी मित्र राष्ट्र। इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, ये है टिल 1907 तक, और फिर यूएसए मतलब इसको आप ऐसे करिए 1907, यदि मैं मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं तो फ्रेंड अलायंस में तीनों स्टेट थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। ब्रिटेन शुरू से अब तक रहा, 1914 से 18 तक रहा, फ्रांस भी 1914 से 18 तक रहा, और रसिया जो है वो 1917 तक रहता है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन में जब वहां रेवोल्यूशन होता है, और रेवोल्यूशन के कारण रसिया में जो अंपायर था, साम्राज्य जार निकोलस सेकंड का जो अंपायर था उसे खत्म कर दिया जाता है, और वहां डेमोक्रेसी लाई जाती है। और उसकी एक शर्त यह भी थी कि रसिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर आ जाए। तो जैसे ही रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से बाहर आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में एंट्री करता है यूएसए 1917 में, और वो भी 1918 तक चलता है। और इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच युद्ध होता है, और इसमें फ्रेंड अलायंस जो है ये विक्ट्री है इनकी, ये जीत जाते हैं। और जीतने के दरमियान मुझे यहाँ पे कोई फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ाने का ये कारण नहीं है कि मैं ये पूरा हिस्ट्री बताऊं। यहाँ पर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड है 1914 का, 1914 से लेकर के 1918 तक इंडिया में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया के स्तर पे, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, दोनों जगह पे। तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडिया से कैसे इफेक्ट है, एक दूसरे को दोनों अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। तो 1914 से लेकर के 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती इंडिया को युद्ध में शामिल कर लिया था। और जब जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया तो ना चाहते हुए भी इंडियंस जो सोल्जर्स थे उनको ब्रिटेन की तरफ से इन कंट्रीज के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत के राष्ट्रवाद को, भारत को कैसे प्रभावित किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या इम्पैक्ट निकल के आए, और बेसिकली वो जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अगर कोई वार लड़ता है तो उस वार के पीछे उसकी इकोनॉमी खर्च होती है, ह्यूमन पावर और वेल्थ, यानी मनुष्य। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि मनुष्य जो है ह्यूमन रिसोर्स है, मनुष्य एक संसाधन है, और इस संसाधन को आप जिस तरीके से यूज करना चाहेंगे आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, या इंडिया के ऊपर, या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आज हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक चीज का हम ये ध्यान रखें कि ये इम्पैक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया इस टाइम में ब्रिटिश की कॉलोनी है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर ऑलरेडी तमाम तरह के टैक्सेस इंपोज कर रखे हैं, और उसके बाद ये एक युद्ध, जिसे कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है कि करेले पर नीम चढ़ी।
एक तो करेला तीखा, ऊपर से नीम तीखा। तो एक तो इंडियन नेशनलिज्म के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, इंडियन नेशनलिज्म में जो ब्रिटिश कॉलोनी थी इसके कारण इंडिया ऑलरेडी बैड इकोनॉमिक सिचुएशन में जा चुका था। भारत की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और ऊपर से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं, आइए हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी जो युद्ध के लिए खर्चे हैं वो पूरी तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। यानी इंडिया से जो भी रेवेन्यू जनरेट होकर ब्रिटिश के कोष में जाता है या ब्रिटिश ट्रेजरी में जाता है, उस ब्रिटिश ट्रेजरी का अधिकांश हिस्सा जो भारतीयों के लिए खर्च होना था वो भारतीयों के लिए खर्च न होकर के ब्रिटिश डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी जो ब्रिटिश लोग हैं उनके युद्ध की सामग्री के लिए खर्च होने लगा। दूसरा कारण था कि जो युद्ध है वो वेल्थ के आधार पर ही लड़ा जाता है, और युद्ध में आर्म्स एंड एमुनेशन की आवश्यकता होती है। तो ब्रिटेन ने जगह जगह से डेब्ट लिए, यानी कर्ज लिए। वो कर्ज ब्रिटेन किससे ले सकता है, यूएस से ले सकता है, और ले सकता है नहीं, ब्रिटेन ने लिया भी। तो इस डेब्ट की पूर्ति के लिए उसने क्या किया, टैक्स इंपोज किया। किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर। इंडियंस के ऊपर टैक्स इंपोज किया, यानी कर बढ़ा दिया गया। कर क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि ये जो डेब्ट है और डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसकी पूर्ति बिना कर बढ़ाए नहीं की जा सकती थी। जितना रेवेन्यू अभी तक आप जनरेट कर रहे थे इतने रेवेन्यू से आपका खर्चा नहीं चलेगा, तो आप अपने टैक्स को बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, आप अगर मेमोराइज करेंगे, कि जो फ्रेंच एम्परर है लुई 16, जब उसकी ट्रेजरी पूरी तरीके से एम्प्टी या खाली हो जाती है तो आपने देखा होगा उसने टैक्स बढ़ा दिए, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स जनरेट भी कर दिए, और जो टैक्स की रेट्स थी, अगर 10% रेट से वो टैक्स दे रहे थे तो अब उसको 15 या 20% कर दिया जाएगा, यानी टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। सरकार किसी भी तरीके से अपनी ट्रेजरी को खाली होने देना नहीं चाहती है, और उसके लिए सरकार और उसके जो ऑफिसर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करते हैं कि किस तरीके से सरकार का खजाना भरा है। तो टैक्स इंपोज किया गया। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटी यानी कोई भी प्रोडक्ट जो इंडिया में बाहर से आएगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है लगाया जाएगा या उसको बढ़ाया जाएगा। कस्टम ड्यूटी मानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स उसे कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है वह इंडिया आने से पहले अगर उसकी कीमत 10 रुपया है और उस पर 5 या 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कस्टम ड्यूटी लगाया जाए तो उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मार्केट में प्राइस उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जैसे इसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ आपको कि इंडिया के अंदर की बात करें कि हमारे यहाँ जीएसटी है, जीएसटी एक टैक्स है, तो उसमें 5%, 10%, 5%, 12%, 18% और 24%। देखिए 4 टाइप्स के टैक्स है, 5%, 12%, 18% और 24%। ये जो आपके टैक्स स्लैब है, तो इसी में से गवर्नमेंट कभी किसी प्रोडक्ट को 5 से हटाकर 18 में कर देती है, किसी को 12 से हटाकर 5 में कर देती है। तो जिस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट 18 से हटाकर 12 में करेगी उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है कम जाएगी। जैसे मैं अभी बात करूँ एसेसरीज की, मोबाइल्स की, तो मोबाइल्स पहले इंडिया में 12 के स्लैब में आता था और अब वो 18 के स्लैब में आता है, यानी पहले उस पर 12% टैक्स लगता था, अब 18% लगता है। तो जैसे ही 18% लगेगा इस एसेसरीज की, मोबाइल की जो प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। कस्टम ड्यूटी लगाएगा। इसके अलावा
इनकम टैक्स लगाया गया। सरकार ने अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए इनकम टैक्स लगाया। सरकार ने कहा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एक इतनी सीमा से अधिक इनकम करता है तो मैं उससे इनकम टैक्स लूंगा। इसके अलावा और क्या हुआ, युद्ध के कारण जो है भारत में जो प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, उनकी प्राइसेस जो है इंक्रीज होने लगी, और जो प्राइसेस इंक्रीज होगी तो क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई आएगी। और इसी महंगाई के ऊपर फिर एक बार कुठाराघात या दोहरा आघात, डबल सप्रेस हुआ। किसके कारण कि 1918 से लेकर के 1921 के बीच इंडिया में फैमिन बहुत अधिक आया था, और फैमिन के कारण स्टारवेशन की समस्या, प्रॉब्लम स्टारवेशन, यानी जब 1918 से लेकर के 1921 के बीच इंडिया में अकाल पड़ा, और उस अकाल के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई। और इस भूखमरी की समस्या के कारण क्या हुआ, आइए हम इसकी थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं। भूखमरी की समस्या जब उत्पन्न हुई तो उसके कारण लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो गई। देखिए एक थोड़ा सा सेंसस दिया हुआ है। इंडिया में पहली बार जो सेंसस हुआ, सेंसस यानी जनगणना, लोगों के काउंटिंग करने की जो शुरुआत है कि कितनी जनसंख्या है, 1872 से हुई। और उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। उसके अलावा जो इंडिया में 1881 से रेगुलर जनगणना होने लगी, रेगुलर सेंसस होने लगा 1881 से। और इस टाइम इंडिया का गवर्नर था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से इंडिया में रेगुलर सेंसस होता आ रहा है, और ये तब से चला आ रहा है। और जो हमारा लेटेस्ट सेंसस हुआ है वो 1911 में हुआ है, और अगला जो होने वाला है 1921 में। 1921 में इंडिया में सेंसस होने जा रहा है। 1881 से 1921 तक इंडिया में हर 10 इयर्स पर एक बार सेंसस होता है। तो इसी तरीके से 1911 में भी सेंसस हुआ। सॉरी, यहाँ मैं एक चीज गलत लिख दिया। जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ वो 2011 में हुआ है, जो अगला सेंसस होगा वो 2021 में होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ वो 2011 में हुआ, और जो अगला सेंसस होगा वो 2021 में होगा। ये जो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। इसी से रिलेटेड है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर इसी से रिलेटेड है। मैं बात करता हूं यहाँ 1911 में इंडिया में सेंसस होता है, और जो अगला सेंसस होता है 1921 में होता है। तो मैंने अभी बताया कि 1918 से लेकर के 1921 के बीच फैमिन के कारण इंडिया में स्टारवेशन की समस्या आई, और इस बीच लगभग 120 से लेकर के 130 लाख, मतलब 1,20,00,000 से लेकर के 1,30,00,000 तक के बीच लोगों की मृत्यु हो गई। यानी भुखमरी के कारण कितने लोग मर गए। यह एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। यानी ये पॉपुलेशन स्टारवेशन के कारण लोगों के मरने की जो समस्या है यह और ज्यादा रहेगी, ये कम नहीं रहेगी। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 1911 से लेकर के 1921 इंडिया का पहला ऐसा सेंसस है जिसमें ग्रोथ तो होता है बच्चे, लेकिन वो ग्रोथ निगेटिव ग्रोथ होता है। निगेटिव ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है 0 ये ग्रोथ जो है -0.31% का ग्रोथ है। और ये इंडिया का पहला ऐसा सेंसस है 1921 जिसे ग्रोथ निगेटिव होता है। इसीलिए इसे 1921 के सेंसस को ग्रेट डिवाइडिंग लाइन कहा गया है। ग्रेट डिवाइडिंग लाइन, महान विभाजक रेखा, महान विभाजक
1921 यह इंडिया का पहला, यह ग्रेट डिवाइडिंग लाइन जो है इंडिया का पहला ऐसा 1921 का सेंसस जो है जिसमें ग्रोथ तो हुआ लेकिन वो ग्रोथ निगेटिव हुआ। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा सेंसस दिया, छोटा सा आपके सामने डाटा प्रस्तुत किया, और इधर जो मैंने 6-7 पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आप एक अनुमान या एज्यूम कर सकते हैं कि दैट टाइम इंडिया की सिचुएशन कैसी रही होगी। जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर के कारण, डेब्ट के कारण, टैक्स इंपोज इंक्रीजमेंट के कारण टैक्स इंपोज बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया गया, इनकम टैक्स लगा दिए गए, गुड्स एंड प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है वो बढ़ गए, जिसके कारण क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, और 1918 से 1921 के बीच फैमिन के कारण स्टारवेशन की समस्या उत्पन्न हुई और इंडिया की सिचुएशन उस टाइम खराब हो गई। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि कुछ और चीजें इंडिया के सामने निकल कर आती हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। एक चीज ये है कि 1914 से जो 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, इसके बाद 1919 में पेरिस पीस ट्रीटी होती है। पेरिस पीस ट्रीटी, इस पेरिस पीस ट्रीटी का ही एक पार्ट है। पेरिस पीस ट्रीटी में 5 एग्रीमेंट्स होते हैं। इसी में से एक है ट्रीटी ऑफ वर्साई, यानी वर्साई की ट्रीटी, जो किसके साथ होती है, पर्टिकुलर जर्मनी के साथ होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साई में या वर्साई की ट्रीटी में इस पूर्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण किसे माना जाता है, जर्मनी को, और एक तरीके से जर्मनी को तोड़ दिया जाता है। जर्मनी की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है बैकबोन, उस पूरे बैकबोन को तोड़ दिया जाता है। और फिर पेरिस पीस ट्रीटी का इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूँ कि 1915 में इंडिया में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एक तरीके से जो मैंने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया था उसकी पूरी आइडियोलॉजी वहीं से निकल कर आएगी गांधी की, 1915 से लेकर के 1947 तक। और स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक दो फैक्ट्स बता देता हूँ। एक है इंडिया गेट, जिसकी थोड़ी सी चर्चा आपको बुक में कहीं एक आध लाइन में एक आध पॉइंट्स में की गई है। इंडिया गेट जो है 1921 में बनना शुरू हुआ और 1931 में बनकर तैयार हुआ। जो लॉर्ड इरविन इंडिया का गवर्नर जनरल था 1931 में, उसी ने इसका उद्घाटन किया था। और इंडिया गेट जो है एक ऑल इंडिया मेमोरियल वार मेमोरियल है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल है, यानी अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। इस ऑल इंडिया वार मेमोरियल की स्थापना के पीछे का जो मेन मोटो था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड ब्रिटिश अफगान वार, इन दोनों वार्स में, इसको मैं थोड़ा ऊपर ही लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं बता देता हूं कि ऑल इंडिया जो इंडिया गेट है उसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता है, यानी अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। और इसकी स्थापना के पीछे का मेन मोटो यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने सैनिक और थर्ड ब्रिटिश अफगान वार में जितने सैनिक डेड हुए थे, मारे गए थे, उनकी मेमोरा
कंफ्यूज करते हैं, कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछ भी दिए जाते हैं कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक चीज इंडिया गेट आपने जान लिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये 1924 का है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में है। एक चीज तो आप ये याद रखिए कि इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का मुख्य मोटो यह था कि 5 दिसंबर 1911 को जो ब्रिटिश एम्परर थे जॉर्ज फिफ्थ एंड उनकी वाइफ जो थी मैरी, इन दोनों का, जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी का इंडिया में आगमन होता है। यानी वो ब्रिटिश से ब्रिटेन से इंडिया आते हैं और जिस रास्ते से आते हैं, जहां पर वो पहली बार इंडिया में उतरते हैं, उस प्लेस को, जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, उसी को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। ये इनकी मेमोरी में बनाया गया है, ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी के आगमन के मेमोरी में बनाया गया है। और अब हम यहाँ से फिर आगे पढ़ेंगे महात्मा गांधी।